अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इस वीडियो में हम सारा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे ही मैं बोलूं तो आपके लेवल पर आपको क्या याद आना चाहिए? व्हाट यू शुड रिमेंबर व्हेन आई से प्रोकैरियोटिक सेल। द वेरी फर्स्ट थिंग आपको याद आना चाहिए बैक्टीरिया, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप रिलेट कर सके चीज़ें, है ना? जब मैं बोलूँ कि आप प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बोल रहे हैं तो आप बेझिझक बोलिए बैक्टीरिया। पहला क्वेश्चन भी यही है कि कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं? बैक्टीरिया होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं ये साइनोबैक्टीरिया है ना? तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ये पहले बैक्टीरिया नहीं कहलाती थी, है ना? पहले ये अलगी के ग्रुप में होती थी, बट हम इसे अब बैक्टीरिया के ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ है, दैट इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपसे कोई प्रोकैरियोटिक सेल्स पूछे तो सबसे पहले आप बैक्टीरिया के बारे में सोचें, फिर ये तीन और एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, दे आर स्मॉल, है ना? और कितने स्मॉल होते हैं? हमने 3 to 5 माइक्रोमीटर्स पढ़ा था। 3 से 5 माइक्रोमीटर्स होते हैं। तो 3 से 5 जब होते हैं तो ये तो बहुत छोटे हैं, और माइकोप्लाज्मा तो 0.3 हमने पढ़ा था, 0.3 माइक्रोमीटर्स, है ना? तो ये जितने छोटे होते हैं उतनी जल्दी डिवाइड करते हैं, और इनके डिवीजन को हम क्या कहते हैं? देखिए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन, है ना? तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा ये क्या होता है। तो ये डिवीजन, इसमें रेट जो होता है वो बहुत तेज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ये स्मॉल होते हैं और इनमें मोर रैपिड डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है देन व्हाट? यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, सो पहला और दूसरा आपको क्लियर हो गया। अब इनके शेप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। किसके शेप? बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया जनरली हमारे पास इन 4 शेप्स में प्रेजेंट होते हैं। या तो वो रॉड लाइक होंगे, या तो वो कोकस होंगे, या तो वो विब्रियो होंगे, या तो वो स्पाइरुलम होंगे। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? रॉड लाइक जो होता है, एक्चुअली में रॉड लाइक एक कॉमन नेम है। मेन क्या है? बैसिलस। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बैसिलस का मतलब होता है कुछ ऐसा दिखने वाला। ठीक है? आपको अगर बैसिलस के बारे में सोचना है तो आप टीबी के बैक्टीरिया के बारे में सोचिए, है ना? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया बिल्कुल ऐसा दिखेगा। ये देखिए, कोकस का मतलब होता है राउंड राउंड, है ना? ये राउंड। तो ये कैसा है? ये स्फेरिकल होता है। ओके, दिस इज स्फेरिकल। विब्रियो कैसा होता है? विब्रियो देखिए बिल्कुल कॉमा की शेप में ये। तो दीज आर कॉमा शेप्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैच द फॉलोइंग आ सकता है ना? और डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पाइरुलम का तो वर्ड ही बता रहा है कि ये स्पाइरल होगा, है ना? ये स्पाइरल होगा। तो इस तरीके से जैसे आप कुरकुरे देखते हैं बिल्कुल वैसे टेढ़े मेढ़े। यस। सो बैसिलस, रॉड लाइक, कोकस, स्फेरिकल, विब्रायो, कोमा शेप्ड, स्पाइरलम, स्पाइरल शेप्ड। ये हमारा बेसिक शेप आपको याद होना चाहिए, और ये हमारा क्वेश्चन 3 है। अब हम क्वेश्चन 4 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 कहता है सारे प्रोकैरियोट्स जो आप ऊपर पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ, इन सब के पास क्या होता है? सेल वॉल होती है। सेल वॉल किसका फीचर है? प्लांट या एनिमल? याद करिए। तो इट्स द फीचर ऑफ प्लांट। प्लांट थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। तो प्लांट में ये हमने बोला था सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी होती है। तो वैसे ही बैक्टीरिया में होता है ना? तो आप एक अपने मन में बेसिक चीज़ बैठा लीजिए, बैक्टीरिया, फिर प्लांट, फिर एनिमल। कुछ इसी तरीके से हम इवॉल्व भी हुए हैं।
तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। तो बैक्टीरिया के पास भी क्या होगा, सेल वॉल होगी, प्लांट के पास भी सेल वॉल होगी और बैक्टीरिया के पास भी सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन एनिमल में ये आउटर लेयर गायब होकर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन बच जाती है। सो वी आर वेरी क्लियर विद दिस कि सारे प्रोकैरियोट्स जो होते हैं हैव सेल वॉल, बट व्हाट डू नॉट हैव सेल वॉल, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास क्या नहीं होता, सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है ना, तो माइकोप्लाज्मा के पास वो नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, इसके अंदर भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था वो सेम है ना। जेनेटिक मटेरियल हमने डिस्कस किया था, प्रोकैरियोट का नाम ही प्रोकैरिया है क्योंकि उनके पास एनवेलप नहीं होता न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब ये सब तो हमने पढ़ चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, हाँ इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी अगर सेल देखें तो मान लीजिए ये आपका मेन क्या है, न्यूक्लियस है। वैसे तो न्यूक्लियस बोलते नहीं, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ये किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। तो प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वी कॉल इट दी न्यूक्लियोइड, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट फीचर क्या है, देखिए न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड के अलावा व्हाट डू वी हैव, लुक एट हियर, हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, है ना। ये क्या है, क्रोमोसोम से हट के, मीन्स मेन क्रोमोसोम तो ये है, इसके अलावा हमारे पास बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। ओके, ये कैसा होता है, सिंगल होगा, फीचर्स ध्यान करिए, सिंगल होगा और स्मॉल सर्कुलर डीएनए होगा। तो इट इज सिंगल, इट इज स्मॉल सर्कुलर डीएनए, इट इज सर्कुलर, मैंने सारा बना दिया है वहां पर। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आउटसाइड दिस जीनोमिक डीएनए और द क्रोमोसोम वी हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल विच इज स्मॉल सिंगल सर्कुलर डीएनए, है ना। व्हाट इज दिस कॉल्ड, आखिर में इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज प्लाज्मिड, है ना। ये क्या कहलाता है, दिस इज प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड जो होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया बिकॉज इसमें ये यूनिक फिनोटिपिक फीचर प्रोवाइड करता है, यूनिक फिनोटिपिक फीचर, फिनोटिपिक फीचर। अब ये थोड़ा सा वर्ड कठिन लग रहा होगा बट आप समझ सकते हैं, फिनोटाइप यानी उनकी जो हम पूरी मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, यानी उनकी जो हम शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा चेंज हो जाता है या इसके स्ट्रक्चर में, जैसे सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में, या कुछ स्ट्रक्चर में ऐसा चेंज होता है जिसके कारण बैक्टीरिया बिल्कुल यूनिक हो जाता है, ठीक है। जैसे एक कैरेक्टर आपकी बुक में दिया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ठीक है, रेजिस्टेंस। अभी हम देखते हैं कि बहुत सी एंटीबायोटिक बहुत से लोगों में काम नहीं करती, है ना। हम एंटीबायोटिक देते हैं एक डिसीज को ट्रीट करने के लिए बट वो काम नहीं कर रही, ऐसा क्यों होता है, क्या ये बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट के कारण है, तो आंसर इज पार्शियली यस एंड नो। मेन फीचर क्या होता है उसमें, ये प्लाज्मिड का रोल उसमें ज़्यादा होता है। बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ऐसा फीचर आ जाता है उसकी स्ट्रक्चर में कि वो उस एंटीबायोटिक के साथ रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर या तो ऐसे जेनेटिक फीचर हो सकते हैं, ठीक है, या उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो सकते हैं,
ठीक है, जिससे वो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया के लिए तो अच्छा है, ये एक तरह का उसके लिए एस्केप रूट है कि वो एंटीबायोटिक से बच जाए, बट हमारे लिए वो नुकसानदेह है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस पार्ट को मिस ना करें, यानी क्वेश्चन 6 को हम मिस ना करें और क्वेश्चन 7 को भी। ठीक है, DNA is used to monitor what? Bacterial transformation with foreign DNA। जो प्लाज्मिड का डीएनए होता है, क्वेश्चन 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अभी आप होल्ड में रखिए, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट बस जान लीजिए कि प्लाज्मिड सिर्फ यूनिक फिनोटिपिक फीचर नहीं, रिप्रोडक्शन में भी काम आता है। ठीक है, प्लाज्मिड किस में काम आता है, और प्लाज्मिड का रोल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का तरीका ट्रांसफॉर्मेशन, जो ये तरीका है उसके उसमें क्या होता है, प्लाज्मिड काम आता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए, प्लाज्मिड रिप्रोडक्शन में काम आता है और उसमें एक तरीका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेन अभी बस इतना ध्यान रखिए। तो हमने ये 6, 7, 8 एंड 5, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। अब सारे ऑर्गेनेल हम देखेंगे कि इसमें जो ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के किसी भी तरीके से यूकैरियोटिक से नहीं मिल रहे हैं। पहली बात, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। लेकिन एक चीज़ है, जो राइबोसोम जो होता है वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में बिल्कुल सिमिलर होता है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ स्पेशल भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन। ये सब हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको अभी आप होल्ड पे रखिए। अब 10th क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन का एक फीचर होता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का जिसे हम मीजोजोम कहते हैं, और ये किस में होता है, सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है। ठीक है, एक्चुअली में मीजोजोम्स क्या है, इनफोल्डिंग, यानी अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, देखिए ये कंटिन्यूस सेल मेम्ब्रेन है, अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया इस तरीके से, तो ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गया, तो इसको इनफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो प्रेजेंट किस में होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके, सो ये हमारा जनरल आइडिया है किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और हर एक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो इसको मैं जनरली कैसे करने वाला हूँ, आई विल बी टेकिंग अप द डायग्रामेटिक अप्रोच, है ना। मैं डायग्राम की मदद से आपको ये चीज़ समझाऊंगा, है ना। ये सारे 15 जो क्वेश्चन है, आप मेरे साथ डायग्राम बना सकते हैं। एक खाली पन्ना ले लीजिए, एक पेज ले लीजिए। अब हम उसमें एक डायग्राम बनाएंगे और उससे ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो बेसिकली इसमें क्या है, देखिए आपको इमेजिन करना है ये एक सेल है। ठीक है, तो ये क्या हुई, एक सेल हुई, है ना। ये सेल में बिल्कुल प्लांट सेल को इमेजिन कीजिए। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, बिल्कुल सेल वॉल होती है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है। तो हमने इमेजिन किया क्या, सेल मेम्ब्रेन को, तो हमने बोला ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, करेक्ट। इसके ऊपर एक और लेयर बनाइए। ठीक है, मैं एक ही कलर यूज कर रहा हूँ ताकि आपको बेसिक जो डायग्राम है वो क्लियर रहे, है ना। अलग अलग कलर में कभी हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक, तो ये 3 लेयर आपको दिख रही हैं, है ना। अब ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, है ना। सबसे पहले तो ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल एनवेलप, बेसिकली सेल ऑनवेलप।
तो सेल एनवेलप क्या है, ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो कितने लेयर, 3 लेयर्ड। ठीक है, ये आप डायग्राम में मेंशन करते जाइए जो जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, ये सेल एनवेलप क्या होता है, केमिकली इट इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जिन जिन चीज़ों से मिलके बनता है इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब बेसिक सवाल तो यही है ना कि ये 3 लेयर है किस चीज़ की। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप क्वेश्चन आएगा वो पूछेगा, आप अंदर से बाहर यानी इन से आउट बता दीजिए, इन से आउट लेयर बताइए। और सेकंड क्वेश्चन होगा आउट से इन बता दीजिए। तो एक ही चीज से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल में इन से आउट क्या है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ। तो हम बताते हैं, ये अंदर की तरफ बिल्कुल सेल को किसकी तरह, प्लांट सेल की तरह इमेजिन कीजिए। अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, बाहर, उसके बाहर क्या होता है, सेल वॉल होती है। और उसके बाहर क्या होता है, ग्लाइको कैलिक्स होता है। ठीक है, ये अगर आपको क्लियर है तो आपको मेजर चीजें क्लियर है ना। तो मैंने बोला सेल मेम्ब्रेन होती है सबसे अंदर, फिर सेल वॉल, देन ग्लाइको कैलिक्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, तो ये किस काम की आती है बताइए। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब होता है, सिलेक्टिव मतलब कुछ कुछ चीज यानी किसी चीज को जाने देंगी, किसी चीज को रोक लेंगी। तो सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब यही होता है, इट इज परमिएबल मीन्स it is allowing certain substance to go inside, that is selective permeable। ठीक है, और ये किससे इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट विथ आउटसाइड। ठीक है, क्योंकि इससे सामान आ जा रहा है तो ऑफ कोर्स इसी से तो सारी एनवायरनमेंट क्या होगी, कम्युनिकेट करेगी। ठीक है, और ये किससे सिमिलर है, ये सिमिलर होती है बिल्कुल यूकेरियोट्स की तरह, सिमिलर टू यूकेरियोट। ठीक है, यूकेरियोट्स में जैसी मेम्ब्रेन होती है वैसे ही होती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। सेल वॉल का मेजर फंक्शन क्या है, हर कहीं पर भी, प्लांट्स में भी सेल वॉल वही काम कर रहा है जो इसमें कर रहा है। क्या है सेल वॉल का फंक्शन, सेल वॉल बेसिकली आपको सपोर्ट के काम आती है। ठीक है, इसका काम है सपोर्ट। दूसरा क्या काम है, इसका काम है प्रिवेंट बर्स्टिंग एंड कोलैप्स, कोलैप्स और बस्ट होने से बचाती है। ठीक है, सेल वॉल का काम समझ में आया। अगर इसमें बहुत ज़्यादा पानी जाता जा रहा है, ठीक है, एंडोसाइटोसिस हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा अंदर पानी भर गया है। ठीक है, तो सेल स्वेल होती जाएगी लेकिन फूटेगी नहीं। ठीक है, जब सेल वॉल के स्ट्रक्चर को डैमेज होगा तो फिर क्या होगा, सेल बर्स्ट कर जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर सेल वॉल को इफेक्ट हुआ तो क्या चीज़ मोस्ट प्रोबेबली होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली सेल विल बर्स्ट एंड कोलैप्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स ये सबसे आउटर लेयर है। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है वहाँ पर जगह नहीं है, तो ग्लाइकोकैलिक्स का क्या काम है, तो लेट मी शिफ्ट दिस। ग्लाइकोकैलिक्स का क्या काम है, बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स बनता है कैप्सूल से और स्लाइम लेयर से। तो क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ होती है, नो, द आंसर इज नो, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम बैक्टीरिया। ठीक है, सेम बैक्टीरिया में दोनों एक साथ नहीं होती।
ठीक है। कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल एक, अब आप समझिए कैप्सूल कैसा होगा, है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। इसमें आपको दिखेगा, ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस, ठीक है। अगर वो लूज है, ठीक है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स की तरह लेयर लूज शीट है तो वो क्या है, स्लाइम लेयर, और थिक एंड टफ है तो क्या होगा, वो कैप्सूल, ठीक है। तो कैप्सूल क्या है, थिक एंड टफ, और स्लाइम लेयर क्या है, लूज शीट। आप इसको मेरे साथ पेपर में बनाते जाइए, आपको याद होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट्स मैं कहाँ से ले रहा हूँ, एनसीईआरटी से ले रहा हूँ, है ना, कहीं बाहर की बुक से नहीं ले रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। सेल एनवेलप 3 लेयर्ड केमिकली कॉम्प्लेक्स, इनसे आउट हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल, interact with the outside environment, it is similar to eukaryotes. Cell wall support and prevent bursting and collapse. Glycocalyx, it is the outermost layer, can be made up of capsule which is thick and tough, and slime layer or slime layer which is loose sheath like structure. Okay, so I think I am clear with this thing. Okay, we can move ahead now. ये हमने सेल एनवेलप के पार्ट्स पढ़ लिए। अब हम क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है, अंदर की मेम्ब्रेन है, हमने ऊपर पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन में कुछ एक्सटेंशन होती है जिसे हम इनवर्ड एक्सटेंशन कहते हैं, ना। तो ये जो अंदर की तरफ एक्सटेंशन है, ये देखिए, ये, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मीजोजोम। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो यहाँ से तो पक्का आएगा। मीजोजोम का क्या काम है, मीजोजोम किसकी एक्सटेंशन है, पहली बात तो ये एक्सटेंशन है, इनवर्ड एक्सटेंशन इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद ये एक्सटेंशन कैसी हो सकती है, इट कैन बी वेसिकल, ठीक है, ट्यूब्यूल, इट कैन बी लैमेलर, ठीक है। ये क्या चीज़ है, वेसिकल्स, यानी ये क्या होता है, इस तरीके से लैमेला के फॉर्म में, इस तरीके से, ठीक है, वेसिकल्स के फॉर्म में, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिकली अलग अलग शेप्स हैं जिसमें ये हो सकती है ना। अब ये फंक्शन क्या करती है, इस पर मेन सवाल आता है, ठीक है। फंक्शन आपको क्या क्या याद रखना है, सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, पहला फंक्शन है। ये जो ये सेल वॉल है ना, इसको बनाने के काम आती है। सेकंड क्या है, ये डीएनए को रेप्लिकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट, मीजोसोम विल हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड व्हाट, डीएनए रेप्लिकेशन करा दिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। जो डॉटर सेल बनी है उनको डिस्ट्रीब्यूट कराने में भी मीजोसोम हेल्प करता है। क्या ये दो ही फंक्शन है, तो नहीं, आप इसमें ऐड कर लीजिए ये सारे फंक्शन, रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन, सेक्रीशन, surface area increase and enzymatic content. These basically 7 main things that is the function of mesosome should be remembered, 7 functions, ठीक है। आई एम नॉट मैंशनिंग इट हियर, बट मैं इसमें स्टार लगा दे रहा हूँ, आपको इसको अपने पेपर में या कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो मीजोजोम के फंक्शन आपको याद होने चाहिए। कुछ प्रोकैरियोट्स जैसे साइनोबैक्टीरिया है, तो साइनोबैक्टीरिया में हमारे पास क्या एक्स्ट्रा मिल सकता है, तो मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। साइनोबैक्टीरिया में एक्सटेंशन होती है अलग से, ठीक है,
ये कैसी एक्सटेंशन है? इनमें हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये तो पिगमेंट्स हो गए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स क्या है? पिगमेंट कंटेनिंग। इसलिए साइनोबैक्टीरिया हमें ब्लू ग्रीन दिखता है। तो प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है सरफेस में क्या पाया जाता है। हमने पढ़ लिया ये बनता किससे है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं सरफेस में। देखिए, सेल वॉल से, कौन सी लेयर पकड़ रहा हूँ? सेल वॉल से। ये देखिए, इस तरीके से हमारे पास एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? ये कौन सी लेयर से है? सेल वॉल से है। इसको हम कहते हैं फ्लैजेला। ओके, फ्लैजेला सेल वॉल से ओरिजिनेट होता है। और ये क्या होता है? फिलामेंटस होता है, यानी एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके तीन मेन पार्ट होते हैं। देखिए, ये क्या है? फिलामेंट। ओके, सॉरी, दिस वन इज फिलामेंट, बेसल बॉडी, दिस इज हुक, दिस इज बेसल बॉडी, ठीक है। तो ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है, ये बेसल बॉडी है, इसके साथ अटैच्ड है हुक, और ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट है। तो ये फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है, ये आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट पोर्शन है, सबसे लंबा पोर्शन है, जो कि आउटसाइड द सेल सरफेस आपको मिलेगा, ठीक है। ये फिलामेंट हो गया, वो सॉरी फ्लैजेला हो गया। अब बिल्कुल छोटे छोटे ये स्प्राउटिंग स्ट्रक्चर अगर आपको दिखें कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर, इनको हम कहते हैं पिलाए, ठीक है। पिलाए कैसे होते हैं? ट्यूबुलर होते हैं, ठीक है, और स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं। ये कैसे होते हैं? ट्यूबुलर होते हैं। और अगर बिल्कुल छोटे छोटे इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फिम्ब्राई। फिम्ब्री, ठीक है, फिम्ब्राई कहते हैं। फिम्ब्राई स्प्राउटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इन दोनों का फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प इन दी अटैचमेंट, ठीक है। ये मोशन के काम नहीं आ रहे, मोशन में तो फ्लैजिला है। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, और नहीं है तो उसमें फ्लैजिला एब्सेंट है। और पिलाए फिम्ब्राए अटैचमेंट के काम आएंगे, ठीक है। तो जैसे ये सॉइल है, ओ सॉरी रॉक है, इसमें हम बैक्टीरिया को लाते हैं और पिल्ला या फिम्ब्राई से अटैच कराते हैं। या हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अगर अटैचमेंट हो रही है तो इनकी मदद से होगी। आई होप ये आपको सारा क्लियर होगा। इसमें मैंने एक पॉइंट अभी मिस किया है, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट जस्ट इन अ सेकेंड। इसमें आपको याद रखना है अंदर का स्ट्रक्चर। हमें पता है मेन क्या होता है? मेन आपका न्यूक्लियोइड होता है। ये क्या है? न्यूक्लियोइड हो गया। इसके साथ ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या होता है? प्लाज्मिड होता है, ये आपको याद है, हमने लास्ट उसमें पढ़ा था। न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, फिर उसके बाद हमने और क्या पढ़ा है? अभी हमने और कुछ नहीं पढ़ा है, जस्ट हमने पता है कि इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, और अगेन हमारे पास राइबोसोम होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सारे स्ट्रक्चर याद हो गए हैं, ठीक है, तो यू आर एट गुड पेस, एंड अब आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर ये सारे स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता हो गए हैं तो वेरी गुड। अब हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी, है ना। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और जल्दी से हो जाएगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा। अब देखिए, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी के बारे में मैं क्या बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। बेसिकली जब हम बैक्टीरियल सेल बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं? 3 लेयर बना दिया,
है ना। यहाँ पर अब हम देखते हैं ये सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इससे अटैच कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये हम क्या इसे हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स, ठीक है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो राइबोसोम क्या होती है, हमारी बॉडी में भी होते हैं, और हमने पहले भी पढ़ा है राइबोसोम्स यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में सिमिलर होते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी उनके फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। अगर कोई भी राइबोसोम बोले ना, सबसे पहले आपके दिमाग में प्रोटीन सिंथेसिस आना चाहिए, ठीक है। राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक में ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये वाली मेम्ब्रेन एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स का साइज भी दिया हुआ है, साइज क्या है 15 to 20, ये एनएम क्या है, नैनोमीटर्स है ना, 10⁻⁹ है ये, तो बहुत छोटा, 10⁻⁹ 0.00000 आप 8 जीरो लगा दीजिए, तब तक ये 10⁹ बनेगा, तो ये बहुत छोटा है, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, देखिए एक बड़ा यूनिट होता है जिसे हम लार्ज यूनिट कहते हैं, और एक छोटा यूनिट होता है जिसको हम स्मॉल सब यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये 50s होता है और ये 30s होता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में 50s और 30s मिलके 70s बनाते हैं। ये हमारा बायोलॉजी, इसमें हम डायरेक्ट मैथ्स नहीं करते, 50 + 30 = 80, हम इसमें -10 कर देते हैं, ठीक है। तो 50 और 30 70s, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है। अब एक और फीचर देखिए, एरो बढ़ते जा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये पॉलीराइबोसोम क्या होता है, पॉली, फिर आप वर्ड रूट को पकड़िए, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी। तो बहुत सारे जब राइबोसोम मिलते हैं लाइक दिस, ठीक, इस तरीके से, तो ये क्या बना लेते हैं, पॉलीराइबोसोम। क्या ये स्टेटमेंट पूरी सही है, तो ये स्टेटमेंट पूरी सही नहीं है, मैंने अभी भी एक चीज मिस किया है, क्या है, राइबोसोम तो होते हैं, ठीक है, और वो भी कैसे होते हैं, मैनी, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे भूल जाते हैं, mRNA, ठीक है। जब बहुत से राइबोसोम मिलते हैं, और ये क्या चीज़ है, ये mRNA है, इसको भी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आप अभी के लिए रट लीजिए या याद कर लीजिए कि पॉलीराइबोसोम, बहुत से राइबोसोम mRNA पर जब प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम, है ना। और ये काम किसके आते हैं, दैट हेल्प्स इन द ट्रांसलेशन। हमने पढ़ा था प्लाज्मिड किस काम आता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रेप्लिकेशन से है या डिवीजन से है, रिप्रोडक्शन से है, लेकिन ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन बनाने से है, प्रोटीन फ्रॉम mRNA, तभी तो ये mRNA पर बैठ गए राइबोसोम। आप थोड़ी स्टोरी को रिलेट कर पाएंगे, देखिए राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन बनाने के लिए mRNA ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जब राइबोसोम mRNA पर बैठेंगे तो वो प्रोटीन बना पाएंगे, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। 12th की एनसीईआरटी में आप बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो ये था ये मैंने कवर किया, सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। ये किसका कैरेक्टर है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है ना, जो पुरानी तरह की सेल होती हैं उनमें, बैक्टीरिया में। प्रोकैरियोटिक सेल क्या याद आया, बैक्टीरिया, मैंने आपको पहला वर्ड बोला था, प्रोकैरियोटिक सेल से आपको बैक्टीरिया याद करना है। तो इंक्लूजन बॉडी में
अगेन आपको थोड़ा सा याद ही करना है। तो इंक्लूजन बॉडी किस चीज़ के लिए होंगी, ठीक है? ये इसलिए होती हैं ताकि आप स्टोर कर सके कुछ चीज़ों को, ठीक है? अब बैक्टीरिया हमारी तरह तो नहीं है, इतना बड़ा शरीर, उसमें लिवर कुछ और फंक्शन कर दे, फैट सेल्स कुछ और फंक्शन कर दें, उसमें स्टोरेज हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता। तो बैक्टीरिया के पास ऑप्शन होता है, गोल गोल बॉडीज बना लेता है वो, ठीक है? तो ये जो रहता है, ये अपने मटेरियल जो भी वो आउटसाइड से लेता है उसको क्या करता है, रिजर्व कराता है, मटेरियल्स को रिजर्व कराता है या स्टोर कराता है, ठीक है? तो उससे हम क्या करते हैं, उसको बाद में यूज करेंगे, ठीक है? हाँ, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है? ये जो मैंने बना दिया, ये मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती। नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है? तो जैसे फॉस्फेट है, ठीक है? तो ये मान लीजिए ये फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ठीक है? ये साइनोफाइसिन, साइनो से आप शब्द से ही समझ जाइए, कुछ कुछ ग्रीन ब्लू होगा, ठीक है? और ग्लाइकोजन, ये तीन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, आपको इनके नाम याद करने हैं, ठीक है? फॉस्फेट, साइनोफाइसिन और ग्लाइकोजन, ठीक है? ये पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, और वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। जैसे ये ग्लाइकोजन है, तो ये ग्लाइकोजन ही बनाया है मैंने, ठीक है? ये साइनोफाइसिन है, तो ये साइनोफाइसिन ही बनाया है, ये फॉस्फेट ही बनाया है, ठीक है? ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अब देखिए, एक लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैस वैक्यूल है ना, किस में पाया जाता है? गैस वैक्यूल क्या है? वैक्यूल है, वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसमें गैस है, ठीक है? इसमें क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। वो किस में पाए जाते हैं? ब्लू ग्रीन, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दो तरह के बैक्टीरिया में, ठीक है? गैस वैक्यूल किस में पाए जाते हैं? ब्लू ग्रीन, साइनो जिसका नाम है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, साइनो बैक्टीरिया, या पर्पल ग्रीन, ठीक है? अलग अलग तरह के पिगमेंट के हिसाब से बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है? ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं? फोटो सिंथेटिक, पिगमेंट्स के कारण ये क्या कर पाते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें ये जो गैस वैक्यूल्स हैं, गैस